आज के हमारे नए चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी भी खत्म हुआ, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे हो तो कैसे बिहेव करते हैं ये पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मेटल पे डाल दिया जाए या किसी भी जगह पे डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, उसकी एनर्जी डेंसिटी पड़ी थी, याद है एनर्जी डेंसिटी? भूल ही गए? याद है एनर्जी डेंसिटी? तो उसमें कुछ एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप चार्ज रखो तो कुछ एनर्जी आएगी। इस कैपेसिटेंस चैप्टर में वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड ओनली इन मेटल्स। किस में इंटरेस्टेड है? सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में ही इंटरेस्टेड, ठीक है। मेटल्स मतलब कंडक्टर्स में। तो इफ अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, अगर एक कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो इट विल स्टोर, क्या क्या स्टोर करेगा? चार्ज तो करेगा ही करेगा, एंड साथ में और क्या स्टोर करेगा? पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, राइट, है ना। So in this chapter what are we going to learn? We are going to हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। In this chapter we are going to learn about we will learn about क्या करेंगे? We will learn about capacity of a conductor to hold charge and potential energy, ठीक है। वैसे और भी चीजें पढ़ेंगे पर बेसिक यही है। देखो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस, कैपेसिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ कैपेसिटी लिख दिया क्योंकि और क्या, इंट्रोडक्शन में कुछ बोल नहीं सकते। कैपेसिटेंस इज स्लाइटली डिफरेंट देन कैपेसिटी। कैपेसिटेंस क्या होता है यह भी समझ लेते हैं। अगर मैं किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं कि कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक लेट्स से एक बकेट की कैपेसिटी, बाल्टी की कैपेसिटी, तो क्या होगा? आप बोलोगे जितना वॉल्यूम पानी का स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटी है। पर कंडक्टर के केस में या मेटल के केस में या चार्ज के केस में हम लोग कैपेसिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। हम लोग बात किसके बारे में करते हैं? कैपेसिटेंस के बारे में करते हैं। कैपेसिटी भी पढ़ेंगे पर मेजर क्या पढ़ेंगे? मेजरली क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कैपेसिटी। कैसे डिफरेंट है? तो कैपेसिटेंस के लिए आप समझिए, मान लेते हैं आपके पास ये एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। अब ये कंडक्टर न्यूट्रल है, ठीक है। मैं इन्फिनिटी से कुछ चार्ज Q लेकर इस कंडक्टर के ऊपर डाल देता हूं तो ये चार्ज Q इस कंडक्टर के सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, हाँ या ना? और इस प्रोसेस में ये जो कंडक्टर है ये एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम बन जाएगा। पहले भी इक्वी पोटेंशियल था लेकिन कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका कितना पोटेंशियल है? जीरो। क्यों? क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की, वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने लिखा नहीं था पर अब लिख रहा हूं, ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है? इसके आसपास में और कुछ नहीं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बस ये चार्ज अभी के लिए क्या है, इनिशियली क्या है, ये कंडक्टर न्यूट्रल है। फिर हम इन्फिनिटी से एक चार्ज Q को उठाकर लाते हैं और इस कंडक्टर पे रख देते हैं। ओके बेटा? यस सर। जब हमने ये चार्ज Q यहां रखा
तो इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आ गया, ये कंडक्टर के सरफेस के हमेशा नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये सब बेसिक बातें हैं। इसलिए इस पूरे के पूरे कंडक्टर के पास कुछ पोटेंशियल आएगा। लेट्स कॉल दिस पोटेंशियल एज वी। वी इसका पोटेंशियल कब हुआ? जब चार्ज क्यू रखा गया इसके ऊपर, उसके पहले कोई पोटेंशियल नहीं था, जीरो था पोटेंशियल। जैसे ही हमने पोटेंशियल जैसे हमने इसके ऊपर चार्ज क्यू रखा, इसका पोटेंशियल हो गया वी। देन वी डिफाइंड कैपेसिटेंस एज C इक्वल्स टू Q बाय V। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। कैपेसिटेंस कितना है? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल। किसी आइसोलेटेड कंडक्टर पे आप चार्ज क्यू डालोगे, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जितना आपने जब चार्ज डाला, पोटेंशियल में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन पोटेंशियल विल बी कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके बेटा, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बेटा, सर ये कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो ये मेरे मॉड्यूल में ये अलग चैप्टर है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस को पोटेंशियल के अंदर डाल दिया गया एनसीईआरटी में, ठीक है। हमारे स्टडी मटेरियल में पहले 1.5 चैप्टर कैपेसिटेंस में एनसीईआरटी के, और उसके बाद सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस है, ठीक है बेटा। ओके सर। ज़्यादातर जो भी आपकी बुक्स होंगी किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए, चाहे वो जेईई मेन की तैयारी करा रहा हो, चाहे वो नीट की तैयारी करा रहा हो, चाहे एडवांस की तैयारी करा रहा हो, हर एक बुक में चैप्टर का डिवीजन ऐसा ही होगा, पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अलग से कैपेसिटेंस, ठीक है। आगे बढ़े। ओके सर। सो हमने क्या बोला? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ये है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और ये इस चैप्टर के सबसे बेसिक पार्ट है, तो आपको इसके बाकी फॉर्म भी याद रहने चाहिए, डिराइव नहीं करने चाहिए, एक लाइन पे लिख रखनी चाहिए, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ओके बेटा, ये हर फॉर्म में याद होना चाहिए, ऑब्वियसली इसमें बताने लायक कोई बात नहीं। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देख ली। अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, इट इज स्केलर। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, उनका रेशियो भी स्केलर ही रहेगा, तो कैपेसिटेंस क्या है? स्केलर है। ओके बेटा, दूसरा, इसकी जो यूनिट है, क्या हो जाएगी यूनिट? कूलम पर वोल्ट, है ना। हाँ सर। और फैरेड, ठीक है। समझ में आई बात? जनरली हमारा जो कैपेसिटेंस होते हैं वो माइक्रोफैरेड और मिलीफैरेड में कभी नहीं मिलता, मोस्टली किसमें मिलता है? माइक्रोफैरेड, कई बार माइक्रोफैरेड में मिलता है, ठीक है। इस रेंज में रहता है जनरली कैपेसिटेंस।
ये किसकी चीज पे डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात किसके बारे में कर रहे हैं हम अभी? आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब दुनिया में इकलौता वही कंडक्टर है और आसपास में कुछ भी नहीं है उसके। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसकी चीज पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है। दूसरा, वैसे आइसोलेटेड बचेगा नहीं बट फिर भी लिखवा दे रहे हैं वहां पे, सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। और तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। हालांकि इन केसेस में, सेकंड और थर्ड केसेस में वो आइसोलेटेड बचेगा नहीं, बट फिर भी प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, इस पर भी वो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन किसकी चीज पर डिपेंड नहीं करता है? तो कैपेसिटेंस क्यू बाई वी है ना, ये नहीं डिपेंड करता है चार्ज पर या वी पर और पोटेंशियल एनर्जी यू पर। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ओके। आप बोलोगे सर इस फॉर्मूले में तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। देखो, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसी का नाम कैपेसिटेंस है। तो ना ये चार्ज पे डिपेंड करेगा ना ये पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। ओके बेटा, यस चलो आगे बढ़े फिर। सर क्या लिखा है लास्ट? यू यू पोटेंशियल एनर्जी। ओके नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। इसको हम लोग सेल्फ एनर्जी भी कह सकते हैं। सेल्फ एनर्जी पढ़ा है ना हमने थोड़ा बहुत कि नहीं पढ़ा है? तो कैसे निकालेंगे ये? तो देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर है। इस इंफिनिटी से चार्ज Q लेकर मैं यहां आया, तो इसका पोटेंशियल हो गया V, है ना? V कितना होगा? Q बाय C। तो मुझे वर्क कितना करना पड़ा? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल तो जीरो है ना? दैट इज इक्वल टू Q इंटू Q बाय C। और जो वर्क करना पड़ा वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, Q स्क्वायर बाय C। ठीक है बेटा, हाँ या ना? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ये जो चीज है ना, ये सरासर गलत है। यहां से नहीं, मेनली यहां से। ठीक है, क्यों गलत है? इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लो, बट पहले सुन लो एक चीज। जब इस चार्ज Q को हम इन्फिनिटी से लेके चले थे, उस वक्त इसके पास कोई चार्ज था क्या? था क्या? नहीं था ना। तो जब हम इन्फिनिटी से लेकर इसको चले हैं तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है? जीरो। ये पोटेंशियल V तो इसी चार्ज की वजह से आया ना।
हाँ सर। तो आप वर्क डन को Q इंटू वी कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? यहीं पे गलती हो गई। तो सही तरीका क्या होगा, ये भी हम सीख चुके हैं। हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी से, अच्छा इस प्रोसेस को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, मैं चार्ज Q को एक बार में लेके नहीं आ रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है, मैं dQ करके लेके जा रहा हूँ, dQ लेके गया, फिर dQ लेके गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैंने यहां पर चार्ज दे दिया है Q, जब मैं अगला dQ लेके जाऊंगा तो मेरा dW कितना हो जाएगा, dQ इंटू यहाँ का पहले, यहाँ पे जो पोटेंशियल पहले से वो Q बाई वी, कोई सॉरी Q बाई सी, आया ना? बोलो, मतलब जब चार्ज Q पहुंचने के बाद जब मैं अगला dQ लेके जाऊंगा तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/c इंटू Q dQ का इंटीग्रेशन। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। सर सर वो छोटा क्यू के लिए जो पोटेंशियल है उसके लिए क्यू बाई सी। हम्म, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं करते, इसको आप du कर दो। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन du इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन Q dQ। जब चार्ज जीरो था उसका पोटेंशियल जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जब पूरा चार्ज कैपिटल के यहाँ पहुंचा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी U हो जाती है। तो मतलब क्या आ गया, U इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करके देखोगे क्या आएगा, Q² बाय 2c। Q²/c फॉर्मूला नहीं है, Q²/2c है फॉर्मूला। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो थर्ड स्टेप में सी कहाँ गया? क्या? थर्ड स्टेप पे सी कहाँ गया? अरे लिखने में गलती करती, अरे टू लिख दिया सी की जगह। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, Q²/2c। आगे बढ़े, हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी है Q²/2c। Q कितना होता है, CV, तो CV का होल स्क्वायर बाय 2c, दैट इज इक्वल टू हाफ CV²। ओके, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ QV। तो पोटेंशियल एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले बन गए, 1/2 QV, दैट इज Q²/2c, दैट इज हाफ CV²। ओके बेटा, है ना? तो यहाँ पे फिर से वही सवाल पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/c है या पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू c है। तो क्या जवाब होगा, क्या जवाब दोगे? सी पे डिपेंड। देखो अगेन, इसका आंसर किस चीज से आएगा कि आखिरकार प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कहां पर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी इज यूज्ड टू कंपेयर, राइट? कंपेयर टू सिचुएशंस, है ना, टू और मोर सिचुएशंस।
मतलब क्या है, अगर आपको बोला जाए कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब क्या होता है, y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2, यही होता है ना मतलब इसका। हाँ सर। तो दो सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके, तो वहां पर आप आसानी से ये काम कर सकते हो बाय लुकिंग एट कि कांस्टेंट क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या का मतलब, देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स कॉमन इन दोज सिचुएशंस, proportionality is decided। कहने का मतलब, आपको पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c भी दे रखा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर भी दे रखा है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/c, यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, है ना। तो प्रोपोर्शनल टू, जब आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/c, इसका मतलब आप ऑलरेडी q को कांस्टेंट मान के बैठे हो, और जब आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, मतलब आप v को कांस्टेंट मान के बैठे हो, है ना। तो मत Q कांस्टेंट है या V कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, जिन सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हो उन सिचुएशंस में, उन सारी सिचुएशंस में Q सेम है, ठीक है, समझ में आई बात। मतलब क्या है, इफ Q इज सेम, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, एंड इफ V इज सेम, हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ओके बेटा, किनके बीच में सेम, कहां पर सेम, तो जिन सिचुएशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उन सारी सिचुएशंस में अगर Q सेम होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/c या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और अगर उन सारी सिचुएशंस में V सेम हुआ, पोटेंशियल सेम हुआ उन सारे केसेस में, तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके बेटा, ओके सर। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। हो गया कॉपी, Yes. यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। एक चीज नोट डाल लेंगे कि इन केस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, potential energy is stored only outside the conductor। क्यों, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। while in case of completely charged insulator, completely छोड़ दें यहाँ पे, in case of charged insulators जहां वॉल्यूम में भी चार्ज है, potential energy is stored both outside and inside the बॉडी। कोई दिक्कत,
पिछला वाला सेंटेंस समझ में आया ना? देखो भैया, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर होती है तो एनर्जी भी सिर्फ बाहर स्टोर्ड है, लेकिन जो नॉन कंडक्टर्स हैं उसमें एनर्जी बाहर भी है और अंदर भी है, इसलिए वहां पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी है अंदर भी है, इसलिए एनर्जी बाहर भी होगी अंदर भी होगी। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब चार्ज सारा का सारा कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहेगा। मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज क्यू लेके आया, दुम। जब मैं चार्ज क्यू लेके आया तो इसका पोटेंशियल हो गया वी। वी कितना होगा? अगर इसका रेडियस आर है तो वी हो जाएगा के क्यू बाय आर, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड किया, शेप पे डिपेंड किया ही किया, क्योंकि हम ऑलरेडी स्फीयर मान के पोटेंशियल लिख रहे थे, है ना? तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया? सिर्फ रेडियस पे, मतलब साइज पे और शेप पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं किया, है ना? कॉपी हो गया? नहीं सर, लिख लो। बेटा व्हाट इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स? देखो भैया, कैपेसिटेंस डिफाइन ही सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए किया, इंसुलेटर के लिए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो आप इस डेफिनेशन में वी की जगह कौन से पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे? इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर्स ही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ूं? देखो फिर क्या था, तो एक एग्जाम्पल है। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? फॉर अर्थ आर इज वेरी लार्ज, which means C is very large। और अगर कैपेसिटेंस बहुत बड़ा हो गया तो मतलब क्या है, जो पोटेंशियल होगा वो Q बाय C से डिफाइंड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 ऑलवेज, है ना? आया ना? हाँ सर। ओके, अब है एग्जाम्पल। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस पता है ना?
ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर सही है आपका। कितना आ रहा है? 7 इंटू 10 to the power -4 फैरेड या 711 माइक्रोफैरेड आ रहा है, राइट, है ना? तो ये जो नंबर है 711 माइक्रोफैरेड या 7 इंटू 10 to the power -4 फैरेड, क्या है? 7 इंटू 10 to the power -4 फैरेड, क्या ये बहुत बड़ा है? अगर ये बड़ा नहीं है तो पोटेंशियल Q/C 0 कैसे? देखो, जवाब ये है कि गड़बड़ हो गई थी ना चार्ज का यूनिट लेने में ही। यार 1 कूलम चार्ज कभी रहता नहीं किसी बॉडी पे, ठीक है? चार्ज आपको माइक्रो कूलम में ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो मिली कूलम में मिलेगा, ठीक है? उस केस में अगर आपका चार्ज छोटा है माइक्रो कूलम में है तो आप देखिएगा ये 10⁻⁴ है, ऊपर 10⁻�6 होगा। कैपेसिटेंस इतना बड़ा है ना कि पोटेंशियल 0 हो जाए लगभग लगभग, हाँ या ना? चार्ज हमेशा माइक्रो कूलम में मिलेगा आपको। किसी बॉडी को आप जब चार्ज दोगे आप उसको कर सकते हो ऑब्वियसली, बट आप उसको बड़ी मुश्किल से ही आप उसे चार्ज कर सकते हो। टूल 1 कूलम तक चार्ज करना इम्पॉसिबल है, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये नंबर काफी बड़ा है, 711 माइक्रोफैरेड है ना, काफी ज्यादा कैपेसिटेंस है। ओके बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, जो हमने लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे ना अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो वापस से आ रहे हैं यहाँ पे और थोड़े से ज़्यादा डिटेल में आ रहे हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑन ज्वाइनिंग आइसोलेटेड कंडक्टर्स। चार्ज कैसे शेयर करें? तो देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। इनके बीच में हमने कंडक्टिंग वायर से एक ऐसे कनेक्शन कर रखा है, अभी की ऑफ है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें मालूम है C1, इसका मालूम है C2। इसमें पहले से चार्ज था Q1, इसमें पहले से चार्ज था Q2, ठीक है? अब हमने क्या किया, इस की को कर दिया प्रेस। जब की को प्रेस किया तो ये Q1 चार्ज चेंज होके हो गया स्मॉल q1, Q2 चार्ज चेंज होके हो गया स्मॉल q2। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है बेटा? आया ना? समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? Yes. ओके। सो जैसे ही हमने कनेक्शन किया, चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना? हाँ सर। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे सबसे पहले तो हम लिखेंगे इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, राइट, है ना? इसका पोटेंशियल पहले V1 था, इसका पोटेंशियल पहले V2 था। इस V1 से पोटेंशियल चेंज होके इसका हो गया, लेट्स से
V1 डैश, और V2 से चेंज हो गया इसका पोटेंशियल हो गया V2 डैश। चार्ज और पोटेंशियल दोनों चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब हम बोलेंगे एट, अब क्या होगा ये, मान लेते हैं V1, अच्छा गलती हो गई, V1 डैश करने की जरूरत ही क्या है? चलो अभी के लिए लिखते हैं, फिर मिटा के चेंज कर देंगे। ये जो पोटेंशियल है ये चेंज कब तक होता रहेगा? जब तक ये V1 डैश और V2 डैश इक्वल ना हो जाए, है ना? तो हाँ सर। फाइनली दोनों का कॉमन पोटेंशियल ले लिया V। समझ में आई बात? V क्या है? फाइनल कॉमन पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, जब चार्ज का फ्लो हो गया बंद। ठीक है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस था तब तक चार्ज फ्लो कर रहा था। मान लेते हैं ये V1 V2 से बड़ा है, तो चार्ज लगातार इधर से इधर फ्लो करता रहेगा। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक यहाँ का पोटेंशियल घट के यहाँ के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ओके बेटा? इसका पोटेंशियल राइज किया, इसका पोटेंशियल फॉल किया, एट सम पॉइंट दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, उसके बाद चार्ज का फ्लो हो जाएगा बंद। ओके, आया ना? Yes, sir. सो मैं लिख सकता हूं कि Q1 विल बी इक्वल टू C1V एंड Q2 विल बी इक्वल टू C2V, राइट? आया ना? Yes, sir. मेरे को दोनों चार्जेस का सम पता है, दोनों चार्जेस का V नहीं पता, कॉमन V नहीं पता। ठीक है, सो मैं चाहूं तो यहां से ये कर सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। हाँ या ना? और स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 कितना? कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। हमने क्या किया, ये वैल्यू निकालकर यहां पर सब्स्टिट्यूट मारना, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो कॉमन पोटेंशियल V है वो सिंपली टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा याद? Yes, sir. दूसरी चीज हमें क्या सीखने को मिली कि इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो स्मॉल Q1 है दैट इज इक्वल टू C1V, दैट इज इक्वल टू C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। ओके बेटा? कोई दिक्कत? और आपका जो Q2 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू C2V, तो दैट इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? No, sir. कॉपी कर लो। वैसे हम यहाँ से डायरेक्टली भी Q1 और Q2 निकाल सकते हैं। क्यों? उनका रेशियो पता है, उनका सम पता है, डायरेक्टली आ जाएंगे ये फॉर्मूले, है ना? पर हम रास्ते में V भी निकाल लिए और हम याद इसी को करेंगे। V पता होगा तो Q1 तुरंत निकल जाएगा C1V, Q2 तुरंत निकल जाएगा C2V। आया ना? हाँ सर। आगे बढ़े। अब पूछा गया, बताओ हीट जनरेटेड कितना है? हीट रिजेक्टेड, हीट जनरेटेड कितना है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? हीट डेल्टा H विल बी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आया ना? ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लिखना क्या चाहिए? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा ना, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही तो हीट में कन्वर्ट होगा। दैट इज इक्वल टू, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आपको इस C1 के ऊपर चार्ज Q1 पता है, C2 के ऊपर चार्ज Q2 पता है ना। V1 V2 तो हमने कैलकुलेट किया था, गिवन तो Q1 और C1 है ना। क्या करेंगे, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, Q1 स्क्वायर बाय 2 C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2 C2। ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुई, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का V पता है ना, क्या लिखेंगे, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, राइट, ये लिखेंगे ना। माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना था, तो सर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, राइट, यही था ना। अब आप इसको चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दिस इंप्लाइज आपका जो डेल्टा एच आएगा, कैलकुलेशन करेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, तो आपका जो डेल्टा एच आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू, आपको बता रहा हूँ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली नहीं आएगा, उसमें एक और मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। ओके बेटा, V1 माइनस V2 क्या है, ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, इनका, इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 है, इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 है, ये आपको निकालना पड़ेगा। V1 V2 कैसे आएगा, V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2, गिवन नहीं है ये, कई बार हो सकता है गिवन हो पर अभी गिवन नहीं है। आप इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो बेसिकली क्या, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर है, हाफ CV स्क्वायर होता है ना, V की जगह क्या इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा, यहाँ क्या आया है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ क्या आया है रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस की जगह क्या आया रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है, पर रिड्यूस्ड मास का नाम पढ़ा सुना है ना आपने, रिड्यूस्ड मास के नहीं सुना, हाँ सर। कितना होता था M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता था ना, उसकी जगह यहाँ पे क्या C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है रिड्यूस्ड मास की तरह, पर याद करने के लिए यहाँ क्या आया रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस, और यहाँ क्या आया V स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, तो क्या आ गया हाफ CV स्क्वायर की जगह हाफ रिड्यूस C इंटू डेल्टा V का स्क्वायर। ओके बेटा, ये आपका डेल्टा एच, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको दो आइसोलेटेड कंडक्टर दिए थे जिनको जोड़ा था, अगर 2 की जगह 3 दे देते तो क्या होता, मेहनत करनी पड़ती ना, तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए। क्या किया हम लोगों ने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, आगे बढ़े, लास्ट देखो ये फॉर्मूले क्वेश्चन करते हो डायरेक्ट यूज कर लेना, ये वाला हो गया, और क्या था पिछले पेज पे भी लिखा था ना कोई फॉर्मूला ऐसे ही, क्या लिखाया था, ये वाला लिखाया था ना, तो डायरेक्टली यूज कर लियो।
हमारा हो गया सर। हो गया। चलो एग्जाम्पल करें। मेरे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, दूर दूर रखें एक दूसरे से, कंडक्टर ए कंडक्टर बी। इसके ऊपर चार्ज है 6 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर चार्ज है 3 माइक्रो कूलम। इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैरड और इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो फैरड। हमने इन दोनों को ऐसे कंडक्टर से वायर से जोड़ दिया। ठीक है, हमें बताना क्या है, फाइंड पहला फाइनल चार्जेस ऑन ए ऑन बी, दूसरा हीट प्रोड्यूस्ड, और तीसरा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, फटाफट सॉल्व करें। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल लिखेंगे वी। वी कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यही था ना फॉर्मूला, था कि नहीं? जवाब देना बंद कर दिया आप लोगों ने। Yes, sir. तो कॉमन पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। ओके बेटा, ये सीधे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, फाइंड चार्जेस ऑन ए एंड बी। तो इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 हो गया, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q2 हो गया। तो Q1 कितना हो जाएगा, CV, तो 3 माइक्रो फैरड इंटू 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। और Q2 कैसे आ जाएगा, सिमिलरली 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये भी आ गया, फाइनल चार्ज भी आ गया, कॉमन पोटेंशियल भी आ गया। अब बात है सेकंड की, हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस कैसे निकलता है, तो सर हाफ C1 C2 6 इंटू 3 अपॉन C1 प्लस C2 6 प्लस 3 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो V1 कितना है यहाँ पे, 6 माइनस सॉरी 6/3 2 माइनस 3/6 हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर है 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, एक और 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 9/4, दैट इज इक्वल टू 2.25 माइक्रो जूल। ठीक है, क्योंकि सारा चीजें किसमें था, माइक्रो फैरेड में था और माइक्रो कूलम में था। ओके बेटा, कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir.
ओके। अगला हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। अभी तक तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? आइसोलेटेड कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। कैपेसिटर क्या होता है? तो चलो, इसका नाम कैपेसिटर भी हो सकता है और दूसरा नाम क्या होता है? किसी को मालूम है कैपेसिटर का दूसरा नाम? अगर आप आसनसोल में दुकान पे जाके बोलोगे ना कैपेसिटर दे दीजिए, तो हो सकता है दुकान वाला समझे, हो सकता है ना समझे। वो कंडेंसर कहते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? कंडेंसर। आपके घर में मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन आता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि कैपेसिटर खरीद के लाइए, वो बोलेगा कंडेंसर लाना है। ओके। सो कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ two conductors separated by insulator और डाइइलेक्ट्रिक। अब हो सकता है वैक्यूम भी हो बीच में, मतलब कुछ भी नहीं हो बीच में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट दोनों कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए, बीच में कंडक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, Yes, sir. देखो अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। ओके बेटा, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना रखा है? कैपेसिटर बना रखा है। मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर से कुछ चार्ज Q लिया और उस चार्ज Q को मैंने इस कंडक्टर पे रख दिया। ओके बेटा, ठीक है। तो मैंने देखा इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -Q हो जाएगा, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? +Q हो जाएगा, राइट, है ना। Yes, sir. तो अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर की तरफ जाएंगी, हाँ या ना। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, हाँ या ना। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर डायरेक्टेड होती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, राइट। ओके, तो लेट्स से इसका नाम A है, इसका नाम B है। ये कारनामा करने के बाद कि B से चार्ज Q निकाल के A पे डाल दिया, इसके बाद चार्जेस मान लेते हैं, इस पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल हो जाता है VA, इसका पोटेंशियल हो जाता है VB। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V, या फिर आप डेल्टा V लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? VA माइनस VB होगा, हाँ या ना। तो ऐसे में हमने डिफाइन किया इस सिस्टम का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। चार्ज कौन सा? जो B से A पर गया, अपॉन पोटेंशियल कौन सा? तो VA माइनस VB।
ओके बेटा, मतलब इसका चार्ज लिया है आपने प्लस क्यू, तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। अगर आप इसका माइनस क्यू ले लेते तो आप इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल कर सकते थे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना। तो जिसका चार्ज लिया है उसके पोटेंशियल में से दूसरे का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट हो। ओके बेटा, या इसको क्यू बी टू ए क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यू ए लिख देंगे, ठीक है। ए का चार्ज हो गया ना ये। और सिंपली हम क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू, फिर से क्या हो गया, Q बाय V, ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। ये अंडरस्टूड है कि V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जिसका चार्ज लिया है उसका पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले प्लेट का पोटेंशियल, दूसरे वाले कंडक्टर का पोटेंशियल। ओके बेटा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, सिंपली Q बाय V था। उसमें हमने सिर्फ एक मेटलिक कंडक्टर या एक कंडक्टर के बारे में बात की थी, क्या था कि उसके ऊपर का चार्ज अपॉन उसका पोटेंशियल, अगर आसपास में कुछ नहीं है तो। पर अगर आसपास में दूसरा प्लेट है या दूसरा कंडक्टर है तो उस एक में से चार्ज निकालो, दूसरे में डालो, ठीक है। फिर चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखना है जिसका चार्ज लिया उसका पोटेंशियल माने सामने वाले का पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो आंसर आएगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके बेटा, अगर उल्टा काम कर दोगे तो कैपेसिटेंस नेगेटिव आ गया। तो आप कैपेसिटेंस को आप सिंपली Q बाय V लिख सकते हो, आप इसको QA अपॉन VA माइनस VB लिख सकते हो, आप इसको QB अपॉन VB माइनस VA भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ूं, जी सर। देखो अभी ना इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। आप यूं समझ लो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर आगे चल के उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना आपको रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लगता है ना, आपके सिलेबस में कैपेसिटेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है, उतना ही बेसिक चीज है, ठीक है। एक सर्किट में जितना बेसिक चीज रजिस्टर है उतना ही बेसिक चीज कैपेसिटर भी है। बस रजिस्टर क्या है, आपको बचपन में पढ़ा दिया जाता है क्लास 10th में, तो उससे हल्की एक फैमिलियरिटी बनी रहती है। यहाँ पे सब कुछ नया नया पढ़ना है तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, पर दोनों को आपको एकदम अच्छे से बिल्कुल सेम लेवल तक पहुंचाना है, दोनों चीजों पे कमांड को। तो अभी तक हमने क्या देखा था, आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया, उसकी एनर्जी कितनी आई। अब हमने शुरू किया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है। तो पहले कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग या दो मेटलिक बॉडी या दो कंडक्टिंग बॉडीज को अगर आप सिस्टम मान लो तो क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटर हो जाएगा। बस वो दोनों आपस में किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, कोई बीच में कंडक्टर नहीं होना चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। गैप में आप चाहो तो डाइलेक्ट्रिक को फिल कर सकते हो, इंसुलेटर को फिल कर सकते हो, जिससे चार्ज इधर से उधर फ्लो ना करे। ओके बेटा, आगे बढ़े। चलो, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। ऐसा कब होगा, जब इस कैपेसिटर के जो दो कंडक्टर्स हैं उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए, एक पे चार्ज मान लेते Q है, एक पे चार्ज मान लेते माइनस Q है, तो
ठीक है, कैसे निकाला? अगेन हमने जनरल टाइम कंसिडर किया जब इसके ऊपर चार्ज q था, इसके ऊपर चार्ज माइनस q था, फिर अगला dq हम यहाँ से लेके गए, तो इस dq को इधर से इधर लेके जाने के प्रोसेस में जो dw हुआ वो कितना हो जाएगा, dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, q बाय v, सॉरी q बाय c, ठीक है, सॉरी कैपिटल Q बाय सी नहीं होगा, स्मॉल q बाय सी होगा, क्योंकि अभी तो इस पे चार्ज से स्मॉल q है ना, तो दैट मीन्स आपका जो डी डब्ल्यू है ये आपका डी यू है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय सी क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, जब चार्ज जीरो था उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब चार्ज कैपिटल क्यू हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी यू निकालनी है, तो यू माइनस जीरो इज इक्वल टू हाफ सी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी हाफ 1 बाय सी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाय 2, दिस मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, जिसको आप हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, तो डेरिवेशन ये वाला लिख लो, चाहे ये वाला देख लो, कहाँ गया, नहीं कहाँ गया, मैंने क्रॉस लगा के जो डेरिवेशन कराया था गलत करके, हाँ ये वाला रिटर्न देख लो, चाहे जो अभी हमने सॉल्व किया कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी, उसको देख लो, देखो स्टेप सेम टू सेम, यहाँ देख लीजिए स्टेप्स, वहाँ पे भी देख लीजिए सेम स्टेप्स, है ना, बस इस Q का मीनिंग अलग है, इस V का मीनिंग अलग है। V क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, यहां से जो चार्ज वहां लेके गए वो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. देखो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ना, कैपेसिटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, ये दो पैरेलल डंडे, ये हो गया कैपेसिटेंस, क्योंकि दो मेटलिक बॉडीज है ना, तो दोनों मेटलिक बॉडीज को एक एक डंडे से बना दिया। कई बार आप ऐसा भी देखोगे, ये भी चलता है, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। सर ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन, जैसे रेजिस्टेंस का ये है, कैपेसिटेंस का ये है, सर वो डीक्यू है। हाँ Sir, note हो गया. हो गया, चलो Yes. सबका हो गया कॉपी, ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। देखिए आपके पास दो प्लेट्स हैं बड़ी साइज की, इनफाइनाइट साइज की, इनफाइनाइट साइज की का मतलब क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले इन दोनों प्लेट्स के डायमेंशंस बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, इन दोनों प्लेट्स का एरिया a है। कौन सा सरफेस एरिया a है, ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे इनके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है, ओके बेटा। क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे कि एक प्लेट से चार्ज उठाओ दूसरे पे डालो, ठीक है। तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे फाइनली, सर इस पे चार्ज आ जाएगा Q, इस पे आ जाएगा माइनस। तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कोई मुझे बताएगा। दोनों के सम का आधा इधर कर दूं, करूं। हाँ सर। Q माइनस Q जीरो, तो जीरो का आधा भी जीरो, मतलब क्या हुआ, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, कोई दिक्कत है इसमें। यहां जीरो, इस पे Q, तो यहां पर Q, यहां पर माइनस, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है तो बता दो। तो इस वजह से बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना। कोई दिक्कत। हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। वहीं बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ऐसे भी समझ सकते हो, एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कॉपी हुआ, नहीं सर। करो जल्दी जल्दी करो, समझ में आया। देखो जरूरी नहीं है दुनिया में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो, कैपेसिटर कौन कौन से हो सकते हैं सर, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर हो सकता है, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। इसमें क्या होगा, एक के अंदर एक स्फीयर होगा, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। और क्या हो सकता है सर, स्फेरिकल कैपेसिटर तो हो ही सकता है, और कुछ चाहिए तो आप सिलेंड्रिकल बना लो।
कॉपी हो गया? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस हो गया ना। हाँ, तो देखो भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करता है? तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बताइए तो, फॉर्मूला देख के बताइएगा। एरिया, और तीसरा मीडियम, है ना? हाँ है ना? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या होगा? प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लगेगा? मतलब क्या हो, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। तो अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बताओ। बोलो। सोच लो, इतना सोच के जवाब दिए तो और सोचो फिर, लेकिन जवाब दो। फोर्स कितना आएगा? क्यू इंटू ई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। नहीं आएगा बेटा, बाय टू आएगा। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें दो कंपोनेंट है। किसी भी एक प्लेट पे अगर आप फोर्स निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे क्या, सामने वाला प्लेट है ना? तो खुद का एक, मत कहने का मतलब है, ये जो प्लेट ए है, जो प्लेट वन है, इस प्लेट वन की वजह से भी यहाँ पे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट है ना? और टोटल कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब आधा तो इसका खुद का ही है। अब खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे थोड़ा ना फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक प्रेशर निकालते हुए यही कॉन्सेप्ट यूज किया था ना हमने, यस सर। तो वही काम यहाँ करेंगे। कितना आ जाएगा? Q इंटू ई बाई टू दैट इज इक्वल टू Q इंटू कितना हो गया, ई बाई टू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे बढ़ूं? सर माइनस साइन नहीं लगाएंगे इसमें? माइनस साइन क्यों आएगा? सर नेगेटिव चार्ज। बेटा बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है ना? इस चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स है वो तो अट्रैक्शन फोर्स है, बस इतना ही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और मैंने कभी ये बोला ही नहीं दूसरे प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बोला ही नहीं। मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से आधा इसका है, बचा हुआ दुनिया का है ना? मैंने माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर नहीं किया। खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बचेगी दुनिया का कितना हुआ? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े।
यस सर। हाँ, ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। चलो, फालतू चीजें डाल दी बीच में। अगला टॉपिक क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा, देखिए मेरे पास ये कैपेसिटर है C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 है। इसकी इस प्लेट का नाम A दे दिया, इस प्लेट का नाम B दे दिया। इस पर चार्ज हमने डाल दिया Q1, इस पर चार्ज डाल दिया -Q1। बेसिकली यहां से चार्ज निकाल के यहां डाल दिया। ओके बेटा, है ना? हमने एक और कैपेसिटर लिया, इसमें भी 2 प्लेट्स होंगे। इस प्लेट का नाम दे दिया C, अच्छा इस प्लेट का नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। Q नहीं, क्या नाम दिया? Mn नाम देते हैं, M और N। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, इस पर चार्ज Q2 है, इस पर चार्ज -Q2 है। पहले से ही दोनों कैपेसिटर चार्ज्ड है। ओके बेटा, ओके। इसके बाद हमने क्या किया? हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? तो सर यहां C1, यहां C2, ये प्लेट A है, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये प्लेट M है, ये प्लेट N है। हमने इसको इससे ऐसे जोड़ा और इसको इससे ऐसे जोड़ा और उसके बाद की को प्रेस कर दिया। ठीक है बेटा, कोई आपत्ति इसमें किसी को? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब हमने क्या किया है, पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, A को M से कनेक्ट किया। पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट B को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट N से कनेक्ट किया। समझ में आई बात? आया ना? तो इस पर जो चार्ज हो गया वो चार्जेस कुछ ऐसे आए, Q1 डैश -Q1 डैश, इधर आ गया कितना? Q2 डैश -Q2 डैश। मेरे को Q1 डैश Q2 डैश निकालना है। ओके, क्या किया जाए? देखो, सबसे पहले जो मैं चीज आपको नोट कराना चाहूंगा, नोट क्या करना है, देखिए कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसके बीच में चार्ज उड़ के एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे नहीं जाता। ठीक है बेटा, चार्ज एक प्लेट से उड़ के दूसरे प्लेट पे नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि ये चार्ज सच में बी से उड़ के यहां आया है, किसी और रास्ते से लेके गए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ए और एम आपस में कनेक्टेड है, बी और एन से ये लोग कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड है क्या? क्या ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन है?
नहीं। क्या m और n के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं है। a और n के बीच में नहीं, m और b के बीच में नहीं। कनेक्शन सारा का कनेक्शन सिर्फ इतना है कि a को b से कनेक्ट कर दिया है, सॉरी a को m से कनेक्ट कर दिया, b को n से कनेक्ट कर दिया। ओके बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. इसका मतलब चार्ज का एक्सचेंज कैसे होगा? a और m के बीच में चार्ज एक्सचेंज होगा, b और n के बीच में चार्ज का एक्सचेंज होगा, है ना? तो नोट यही करना था, चार्ज exchange will take place between किसके बीच में होगा? A and M, और किसके बीच में होगा? and B and N। समझ में आ रही बात? A और A आपस में चार्ज एक्सचेंज कर रहे हैं, B और N आपस में चार्ज एक्सचेंज कर रहे हैं, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्योंकि ये लोग ऐसे कनेक्टेड हैं, इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इनिशियली तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? यहाँ में गिवन नहीं है V1, पर मैं लिख रहा हूँ V1 कितना होगा? Q1 बाय C1 होगा, राइट? यहाँ पे भी V2 गिवन नहीं, पर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ V2 कितना हो जाएगा? Q2 बाय C2। ओके, गिवन हो भी सकता है, गिवन होगा तो हम मान लीजिए Q गिवन नहीं है, V गिवन है, तो उसका यूज करके हम Q निकाल लेंगे, है ना? कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ओके। तो सेकंड चीज मैंने क्या बोला, इसका नया पोटेंशियल V अच्छा, चार्ज का एक्सचेंज कब तक होता रहेगा? जब तक यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, हाँ या ना? एट इक्विलिब्रियम मैं लिख रहा हूं कि V AB इज इक्वल टू V MN। क्यों? क्योंकि समझिए, मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल जीरो, कहीं कहीं पोटेंशियल में जीरो मान सकता हूं, हाँ या ना? वो तो मेरे ऊपर है ना, मान सकता हूं कि नहीं? Yes. मैंने अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो माना तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो ही होगा, क्योंकि बीच में सिर्फ कनेक्टिंग वायर है। एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है? अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल V माना तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम पे इधर का पोटेंशियल डिफरेंस और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। इसमें किसी को आपत्ति है? होनी नहीं चाहिए, पर अगर हो तो पूछ लो अभी भी, ठीक। तो इन्हीं दोनों का हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे चार्ज कंजर्वेशन से, ये पहला इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन लिखेंगे, implies Q1 dash plus Q2 dash is equal to Q1 plus Q2, राइट? क्योंकि A और M के बीच में चार्ज एक्सचेंज हुआ है, मतलब A और M का जो टोटल चार्ज था वो पहले और बाद में सेम रहे, है ना? दिस इज बाय चार्ज कंजर्वेशन, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरा, No, sir. दूसरी चीज में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा Q1 डैश कितना है, तो सर ये तो C1V है। Q2 डैश कितना है, तो सर ये तो C2V है, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू मैं अगर यहां और यहां बिठा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दैट मीन्स जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। अरे फॉर्मूला तो सेम टू सेम बन जा रहा है यार, बार बार, है ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया Q1 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2।
एंड सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू वही आएगा, हाँ या ना? यस सर। कॉपी कर लो। अच्छा, इसमें हीट कितनी जनरेट होगी सर? तो सर इसमें भी जब ये चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, ध्यान दीजिए, जब चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है मतलब कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होगी ना। तो हीट रिलीज कितना होगा? अगेन यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जिसको आप बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे पिछली बार की तरह, तो एकदम सेम टू सेम आंसर आएगा। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? सेम फॉर्मूला जो पहले पिछली बार आया था, इसलिए मैंने यहीं लिख दिया, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। क्या लिखा है? हीट डेल्टा H जो हीट रिलीज्ड है दैट इज इक्वल टू हाफ रिड्यूस्ड कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर जैसा ही फॉर्मूला है, बस कैपेसिटेंस की जगह रिड्यूस कैपेसिटेंस और V की जगह इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, उतना हीट जनरेट हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इनिशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, है ना? आगे बढ़े, क्या हो गया? टाइम 7 बजे तक था ना आपका? हाँ सर टाइम। तो ठीक है बेटा, देखो आज काफ़ी कुछ बेसिक पोर्शन इस चैप्टर का कवर हुआ है कि आखिरकार कैपेसिटेंस होता क्या है। लेकिन इसमें लिखेंगे, अगला टॉपिक लिख लेंगे, इसी का पार्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है ये टॉपिक। क्या लिखेंगे? केस व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? केस व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स। इसके आगे मैं संभाल लूंगा, लिख लो इस चीज को। दो कैपेसिटर्स अभी भी कनेक्ट किए गए हैं, तो वहां लिखना है इन रिवर्स। इसका मतलब क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और वहीं से क्लास शुरू करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। ठीक है, फिर अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बेटा।
हाय हम अभी निकले भी नहीं, बारिश हो रहा था ना, निकल भी नहीं पाए। क्या लाना है? अभी क्लास से पहले जानते ना। अब